हेलो दोस्तों, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्राचीन इतिहास का क्लास 5th पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास से आज क्लास 5th लगेगा। अभी तक हमने प्राचीन इतिहास के टोटल क्लास 4 पढ़ लिए हैं। आज क्लास 5 पढ़ेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर एक मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम क्या, एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति समझिए आप, जो हम जीएस के सिलेबस को एकदम पूरे मुफ्त में पढ़ाने वाले हैं आपको। उसी के क्रम में अभी तक मैंने आपको मध्यकालीन इतिहास का पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब उसी के संबंध में आपको आज प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे हैं। ये भी चल ही रहा है, ये भी 2-4 दिनों में ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे, और पॉलिटी पढ़ेंगे और जानेंगे कैसे कैसे सब प्रश्न आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए, अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एकदम सच्चे मन से ईमानदारी पूर्वक तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो इसमें जीएस तो पूछा ही जाना है। तो मुझे लगता है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अपनी तैयारी को और मजबूती के साथ शुरू करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महाजनपदों के उदय के कारण, इसका है कृषि विस्तार। महाजनपदों के उदय का कारण पहला था कृषि विस्तार। मुख्य तथा विजय की प्रक्रिया में वैदिक जनजातियाँ अनार्यों के संपर्क में आई। जनपदों के एकीकरण से कुछ महाजनपदों का निर्माण हुआ। कुछ महाजनपद अपनी आंतरिक सामाजिक राजनीतिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों के कारण विकसित हुए। और महाजनपद की कालीन की प्रशासन क्या थी उस समय, हम आपको बताते हैं। उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा राज्य एवं राजा की संकल्पना अधिक स्पष्ट हुई। राज्य अब अपनी भौगोलिक सीमा बदलने लगे थे। अस्थायी सेना रखी जाने लगी थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम से ऊपर खटीक एवं द्रोणमुख आते थे। ये नोट कर लीजिएगा, ये आगे पढ़ेंगे तो ये शब्द इसमें आएंगे। ग्रामीणी, यह ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी होता था। ठीक है, कारण था इसका राज्य बड़े बड़े हो गए थे। ये अभी तक हमने पढ़ चुका है। अब हम पढ़ेंगे, ये आप देख लीजिएगा। पूरा नोट बनाते चलिएगा एकदम लाइन से, कोई भी चीज़ छूटे ना पाए। कोई भी छोड़ेंगे घाटा आपको होगा। तो हर एक चीज़ इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ डाली गई है। तो आप एक भी क्वेश्चन, एक भी नोट को ना छोड़िए। अपना ईमानदारी पूर्वक नोट बनाइए, इसे 2-3 बार पढ़िए, दिमाग में आ जाएगा। कहानी की तरह पढ़िए, सुनिए, जरूर। क्यों नहीं याद होगा? आप 2-3 बार बस मन से पढ़िए, देखिए कैसे याद होता है सब। और प्रश्न में यहाँ से बच्चों, परीक्षा हाल में जब आप बैठेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। महाजनपदकालीन अर्थव्यवस्था, नगरों का विकास एवं लोहे का कृषि कार्यों का युद्ध अस्त्रों में उपयोग इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। तैत्तिरीय अरण्यक में प्रथम बार नगरों का उल्लेख हुआ था। इस काल में 60 नगरों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 6 महानगर थे। पहला था राजगिरी, दूसरा था श्रावस्ती, तीसरा था कौशाम्बी, चौथा था चंपा, पांचवा था काशी, छठा था साकेत, जो कि अयोध्या में है। अब अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन एवं मजबूती के कारण क्या थे? लोहे का विस्तृत एवं विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, विस्तृत क्षेत्र पर कृषि एवं विभिन्न फसलों का उत्पादन, विभिन्न नगरों का उदय एवं विकास, हस्तरचित उद्योग से निवेदीकरण एवं श्रेणियों का गठन, लेन देन की नियम का आहत सिक्कों का प्रचलन, ये सब थे सब। आग्रमहीय यज्ञ, नवशास्त्रीय यज्ञ, फसल तैयार होने पर किया जाने वाला यज्ञ। गहपति, यह शब्द बड़े धनवान जमींदारों के लिए प्रयोग किया जाता था। श्रेणी एवं युग में अंतर क्या था? श्रेणी, यह एक जैसा व्यवसाय करने वाले व्यापारियों की संस्था थी। युग, यह अलग अलग व्यवसाय करने वाले व्यापारियों की संख्या थी। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। इस काल में वेतन एवं भुगतान सिक्कों में किया जाता था। अब महाजनपदकालीन समाज उस समय कैसा था? उस समय
महाजनपदी कालीन समाज गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह को अनुमति मिली हुई थी। राक्षस विवाह को क्षत्रिय समाज से मान्यता प्राप्त थी। अनुलोम, ये सब जितने भी विवाह हैं मैंने आपको क्लास फोर्थ में बताया है। गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, आखिर इनका अर्थ क्या है। अगर आपको पढ़ना है, समझना है तो शुरू से आइए। जब तक आप बीच में आएंगे देखने में तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जहाँ से पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट क्लास देखिए, वहाँ से एक एक क्रम से पढ़ते आइए। देखिए हर एक चीज़, हर एक बात आपको समझ में आएगी कि आखिर ये अब इसमें क्या लिखा गया है। बीच में आएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये आप प्रतिलोम विवाह यानी पुरुष निम्न कुल, स्त्री उच्च कुल को अनुमति प्राप्त नहीं थी। बहुविवाह का प्रचलन था। विधवा का अपने पति की संपत्ति का अधिकार था। दहेज प्रथा की शुरुआत महाजनपद काल में हुई थी। जाति व्यवस्था का प्रभार शुरू हुआ था इसी समय। और महाजनपदी कालीन का धर्म भी था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्रभाव रहा था। ब्राह्मणवाद एवं पुरोहितवाद की स्थिति कमज़ोर रही थी इस समय। और उत्तर भारत के अन्य संप्रदाय थे नियतिवादी, भाग्यवादी, अजिकवाद संप्रदाय। इसका प्रथम आचार्य नंदवृक्ष था, परंतु वास्तविक संस्थापक मखली गोशाला था। मखली गोशाला बुद्ध के समकालीन था। इसकी विशेषताएं थी, कर्म सिद्धांत को नहीं मानता था यह, और यह भाग्यवादी था, और जो जीव इसके भाग्य में अधीन मानते थे ये अनिशवादी थे। ये अशोक के गुफाओं का निर्माण इसी ने करवाया था। अब आइए लोकायत दर्शन करते हैं। भौतिकवादी, इसका प्रथम आचार्य बृहस्पति को माना जाता है। इस विचार, ये सब क्या, ये सब जो आपको दिख रहा है, नित्यवादी, अछेदवाद, अक्रियवादी, नित्यस्वादी, ये सब महाजनपद कालीन के समय का, उस समय का ये वर्णन है, आपको देखने को मिल रहा है। ये आप इसे पढ़ के समझने का प्रयास जरूर करें। इनके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं भी डाउट लगे, दिक्कत लगे, तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और हर एक चीज़ मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। जो कि यूट्यूब चैनल पर अभी मैंने वो लिंक दे दिया है, अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी सिद्धांत, कहीं भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी प्रश्न, कोई भी वक्त जीएस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न डालिए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब तुरंत से तुरंत देने का प्रयास करूंगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण, यह पारसी। अब भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में जानेंगे। ईरानियों का आक्रमण था उस समय भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय कुरुस था। ईरान के राजा कुरुस साइरस के उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में कंबोज, पश्चिमी गांधार, सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। और इसका प्रभाव क्या था? इसका प्रभाव भारत का पश्चिम के साथ संबंध सुदृढ़ हुआ। विदेशी व्यापार को बल मिला। खरोष्ठी लिपि का विकास अस्माइक लिपि का सहयोग से हुआ। भारतीय जल एवं स्थल संपर्क साधनों में विकास हुआ। खरोष्ठी लिपि क्या थी उस समय? यह पारसी संपर्क से भारतीय पश्चिमोत्तर प्रदेशों में जन्मी एक लिपि थी। इसका जन्म ईरान की अरेमिक लिपि से हुआ। यह दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। यूनानी आक्रमण यानी मक्किनियाई आक्रमण के नाम से भी इसे जानते हैं। ईरानी आक्रमण के बाद मकदूनिया, जो कि मेसिडोनिया निवासी सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ। सिकंदर मेसिडोनिया के क्षेत्रीय स्थानीय शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। सिकंदर का भारत विजय अभियान। सिकंदर ने खैबर दर्रे पासेज जिसको बोलते हैं, इसे मैंने आपको भूगोल में बताया हुआ है कि पासेज क्या होते हैं, दर्रे क्या होते हैं। मैंने भूगोल में पढ़ाया हुआ है आपको, ये आप वहाँ से इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सिकंदर ने सबसे पहले अश्वजीत निसा अश्व जनजातियों को हराया। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया एवं सिकंदर से जा मिला तथा सहयोग का आश्वासन दिया। आम्भी के बाद
एक और शासक शशिगुप्त ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पौरुष का युद्ध, झेलम का युद्ध, कर्री का युद्ध, वित्सा का युद्ध। उस समय वित्सा का युद्ध झेलम नदी का उपनाम था उस समय ऋग्वैदिक काल में, वित्सा नदी, ठीक है। तो यही सब उनके नाम हैं। यानी पौरुष का युद्ध ही झेलम का युद्ध का नाम से भी प्रसिद्ध है। झेलम का युद्ध, कर्री का युद्ध भी उसे कहते हैं। जैसे एक जल का पर्यायवाची नहीं होता है, उसी तरह ये बताया गया है। यह युद्ध पौरुष तथा सिकंदर के मध्य झेलम तथा चिनाव नदी के बीच लड़ा गया था। इसमें पुरु की हार हुई थी। पुरु की वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने पुरु का राज्य वापस लौटा दिया एवं पुरु से मित्रता कर ली।